यस डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, फिजिक्स का है। आपके इस फिजिक्स के 9th क्लास के टॉपिक में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है, अधिकांश हिस्सा थ्योरी का है। और ये आपकी फिजिक्स का आखिरी चैप्टर भी है। बीच में मैंने कुछ छोड़ा हुआ भी है, ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा छोड़ दिया है। मैं उसका वीडियो बाद में बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लॉकडाउन में हो तो लॉकडाउन में थ्योरी जितनी तैयार हो जाएगी उतना वेल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा है कि आपको एक थ्योरेटिकल चैप्टर पहले कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। आपका एक चैप्टर है, वो बेस्ड ऑन वेव है। किस पर है? वेव। एक्चुअली उस चैप्टर का नाम वेव नहीं है, ये चीज समझ लें। उस चैप्टर का नाम है साउंड वेव्स। ओके, वेव्स क्या है? सबसे पहले मैं टॉपिक समझाना चाहूंगा। वेव, व्हाट इज वेव? Wave is the disturbance produced in a medium through which energy is transferred from one place to another place. Wave क्या है? Wave is the disturbance. पहला वर्ड समझ में आया? Wave is the disturbance. दूसरा शब्द क्या बोला? Produced in a medium. तीसरा बोला through which energy is transferred from one point to another point. अब इसको आप समझे। जब ठहरा हुआ पानी है, ठहरे हुए पानी में, तालाब के पानी में, कुएं के पानी में, कहीं पे भी आप एक पत्थर को फेंकें। जब आप पत्थर को फेंकते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है? वेव्स बनती है। क्यों बनी वेव? क्योंकि आपने पानी को डिस्टर्ब करा। और वह डिस्टरबेंस, जो डिस्टरबेंस थे, वह डिस्टरबेंस कहां पर जा रहे हैं? किनारे की तरफ। और क्या लेकर जा रहे हैं? क्या लेकर जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? एनर्जी लेकर जा रहे हैं। अगर कोई कागज का टुकड़ा या कोई पत्ती पानी में पड़ी होगी तो ये वाइब्रेट करते हुए आपको दिखाई देगी। तो वेव क्या लेके जाती है? वेव में क्या होती है? एनर्जी होती है। वेव एक स्थान से दूसरे स्थान क्या ले जाती है? एनर्जी लेकर जाती है। Wave is the disturbance produced in a medium through which energy is transferred from one place to another place. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपके पास अगर कोई तार कस के बंधा हुआ हो, कोई तार है और वो स्ट्रेच्ड है, कसा हुआ है, उसको आप हिलाइए तो उसमें भी आपको वेव बनती हुई दिखाई देगी। तो कब वेव बनी? जब आपने उसको डिस्टर्ब करा। अब आपने अपने हाथ से हिलाया, मतलब आपने उसमें वर्क किया और वही वर्क एज ए एनर्जी वेव बन गई और वही वेव हमको दिखाई दे रही है, हमारे को प्राप्त हो रही है। तो वेव क्या है? वेव इज द डिस्टरबेंस produced in a medium through which energy is transferred from one place to another place. वेव कितने प्रकार की होती है? ये केवल टॉपिक 9th के बच्चों के लिए नहीं है, 11th के भी देखें इसे। वेव कितने प्रकार की होती है? वेव दो प्रकार की होती है। एक वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। दूसरी वेव को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको EMW भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए हम बाद में जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मैकेनिकल वेव्स पर। मैकेनिकल वेव्स वह वेव्स होती है जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वह वेव्स जिनके प्रोपोगेशन के लिए, जिनके आगे बढ़ने के लिए मीडियम का होना जरूरी है, जो बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं हो सकती है। या ये कहूं कि वह वेव्स जो वैक्यूम में नहीं चल सकती है, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इज इट क्लियर? तो मैकेनिकल वेव्स आर दोस वेव्स which needs which needs medium for their propagation, for their propagation। वह वेव्स जो अपने आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता रखती है, उन्हें हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। एग्जांपल साउंड वेव। कौन सा वेव? साउंड वेव। जो मैं बोल रहा हूं ये साउंड वेव है। ओके, अगर एक बंद कमरे के अंदर डीजे फुल आवाज में भी बज रहा है और वैक्यूम अगर क्रिएट कर दिया उसके अंदर, तो आवाज बाहर नहीं आएगी। एक प्रैक्टिकल है आपके उसमें।
आपके उसमें प्रैक्टिकल करने को कहा हुआ है कि एक बॉक्स ले लें या एक डब्बा ले लें, कुछ ले लें, उसके अंदर आप मोबाइल अंदर रख दें और वैक्यूम पंप से उस बॉक्स के अंदर टेक्निकली तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर लें पहले, और उसके अंदर जो मोबाइल रखा है उस पर आप रिंग करें। रिंग जाएगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा सकती है वैक्यूम में। कौन सी वेव जा सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो मोबाइल के सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होते हैं, पर जब मोबाइल अंदर रिंग करेगा, बजेगा, तो अंदर का साउंड आपको बाहर नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या करा था आपने? वैक्यूम। वैक्यूम के करने के कारण अंदर से वेव बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि वेव को चलना पड़ेगा थोड़ा सा, और डब्बे बॉक्स के अंदर ही नहीं चल पा रही, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है मोबाइल से। तो साउंड वेव के प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। इसलिए साउंड वेव को कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, दैट इज आल्सो अ मैकेनिकल वेव्स। क्या अभी कमरा खाली है, मैं पत्थर फेंकूंगा तो वाटर में बनने वाली वेव दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। वाटर वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए वाटर का जरूरी है, तो ये मीडियम को रिक्वायर्ड करती है, इसलिए कौन सी वेव हो गई? मैकेनिकल वेव्स। नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे नाम में एक चीज है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, अच्छा, और वेव नेचर भी है। तीन तीन चीजें यहाँ पे तो फिजिक्स की। आप समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं? आप सीधा सीधा एग्जांपल याद रख ले, लाइट वेव्स। जो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स में सभी आ गई आपकी, एक्सरे भी आ गई, गामा रे भी आ गई, अल्ट्रावायलेट भी आ गई, विजिबल भी आ गई आपकी, ओके। और जो भी जितनी बची रेडियो वेव्स भी बची, ये सब जितनी भी वेव्स हैं, ओके, ये सब किसका कैटेगरी है? आप कह दो तो सीधे सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वह होती है जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता जरूरी नहीं है। मीडियम है तो भी प्रोपोगेट हो जाएगी, मीडियम नहीं है तो भी प्रोपोगेट हो जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती है, वैक्यूम में भी आगे बढ़ सकती है। ये 9th क्लास के लेवल पे समझाया। अब मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाना चाहूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर। ये बनती कैसे है जो आपके उसमें नहीं है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटरी या वाइब्रेटरी मोशन करता है, अभी तो आपने चार्ज भी नहीं पढ़ा, पर आपको इतना तो पता है दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है? एक्सेलरेटरी। अब आपको एक्सेलरेशन फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूं। एक्सेलरेटरी या वाइब्रेटरी मोशन करता है, तो चार्ज के एक्सेलरेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी होते हैं, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होते हैं, मैग्नेटिकल कंपोनेंट भी होते हैं। अब हमको नहीं समझना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, मैग्नेटिकल कंपोनेंट क्या होते हैं 9th क्लास में, बट आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों रखा है। क्योंकि चार्ज है, चार्ज के वाइब्रेटिकल कंपोनेंट भी जन्म देते हैं, मैग्नेटिकल कंपोनेंट भी बर्थ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों इफेक्ट होंगे, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन सब की स्पीड लाइट की बराबर होती है। स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज इन वैक्यूम। ये जो स्पीड है वैक्यूम में, या कह दो एयर में, इन एयर कह दो, इन एयर कह दो, या इन वैक्यूम कह दो आप, लाइट की स्पीड इतनी रहेगी। तो लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई जरूरी नहीं है कि मीडियम हो, वैक्यूम में भी चल सकती है। मैकेनिकल वेव की स्पीड कम होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बहुत ही हाई फाई होती है। याद है? अब एक और चीज समझाऊंगा, ये तो कुछ डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। मैंने ये वेव्स को किस आधार पे बांटा? वेव्स के दो भाग करे, किस आधार पे करे? कि कौन सी वेव को मीडियम चाहिए, कौन सी वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ पर वेव्स को दो भागों में और बांटेंगे, वेव्स को दो पार्ट्स में और डिवाइड करेंगे, परंतु अब हमारा जो डिवीजन का तरीका है, आधार है, वो मीडियम नहीं, वेव्स के में पार्टिकलों के वाइब्रेशन के तरीके के आधार पर। मतलब अब वेव्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द वे ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के
वाइब्रेशन के तरीके के आधार पर भी वेव को दो भागों में बांटा गया है। नहीं समझ में आया? एक क्लास में मैं एक 9th क्लास के रूम में घुसा, तो मैं उसको डिवाइड कैसे कर सकता हूँ? गर्ल्स स्टूडेंट्स अलग हो जाओ, बॉयज स्टूडेंट्स अलग हो जाओ, कर सकता था डिवाइड। चलो एक काम करो, जिनको मैथ्स पसंद है वो अलग हो जाओ, जिनको बायो पसंद है वो अलग हो जाओ, ग्रुप डिवाइड कर सकता। बेच वही है ना, डिवाइड करने का तरीका मेरा अलग अलग हो सकता है। ओके, इसी प्रकार वेव वही है। पहली बार वेव को मैंने कौन से आधार पर बांटा था? भैया वो वेव्स जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है, वो मैकेनिकल वेव्स। जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम होना आवश्यक नहीं है, जो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती है, ओके, उनको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब हम बांटेंगे उनके वाइब्रेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ वाइब्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। जो दो प्रकार की वेव होती है, उसमें एक होती लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और एक होती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसके बारे में हम पहले बात करें। वह वेव्स जिसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेट, मान लो इधर वेव जा रही है, इधर वेव जा रही है, और ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? आगे पीछे, मतलब जिस दिशा में वेव जा रही है उसी दिशा में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं? बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, आगे पीछे। वह वेव्स जिसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं? बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। वह वेव्स क्या कहलाएगी? आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वह वेव्स जिनमें पार्टिकल बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करते हैं, आगे पीछे वाइब्रेशन करते हैं, those waves in which the particles are vibrating back and forth are known as longitudinal waves। और अब हमारा कौन सा वेव्स का आएगा? ट्रांसवर्स वेव्स। अब पूछोगे सर लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल कौन सा होता है? तो आप साउंड वेव याद रखें। कौन सा यूज करें? साउंड वेव। आप साउंड वेव्स का एग्जांपल दिखाता हूं आपको, आपको फील करवाता हूं, आपको महसूस करवाता हूं क्या होता है। आप जब डीजे के सामने खड़े हो जाओ, डीजे का आवाज होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हार्ट के ऊपर एक ऐसा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, अगर आवाज ज्यादा है। इज इट क्लियर? आप चाहो तो डीजे के पर्दे के ऊपर हाथ रख के देखो, तो ये आपको महसूस होगा कि कंपन सा प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन सा प्रोड्यूस हो रहा है आगे पीछे की ओर। तो वह वेव्स जिसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेशन करते हैं? बैक एंड फोर्थ। वो वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। और एग्जांपल क्या याद रहेगा आपको? साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव्स, वह वेव्स जिसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेशन करते हैं? परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। समझाता हूं, ये वेव इधर जा रही है, मान लो एक वेव इधर जा रही है, कौन सी वेव? लाइट वेव। तो जो पार्टिकल होंगे या कोई और वेव जिसमें पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेशन करते हैं? वेव के परपेंडिकुलर। मान लो ये जैसे वेव के जाने की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल वेव के जाने की डायरेक्शन के कैसे परपेंडिकुलरली वाइब्रेशन कर रहे हैं? मतलब वेव जा इधर रही है, जिस दिशा में वेव जा रही है उस दिशा में वाइब्रेशन नहीं कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब पार्टिकल्स आर vibrating, particles are vibrating perpendicularly to the direction of propagation. That type of waves known as transverse waves, that type of waves known as transverse waves। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल आप याद रखें, लाइट वेव्स। क्या याद रखेंगे? लाइट वेव्स याद रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि साउंड वेव कौन सी वेव है? साउंड वेव कौन सी वेव है? मैकेनिकल तो है ही है, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल भी है, मैकेनिकल तो है ही है, परंतु लॉन्गिट्यूडनल भी है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन में पार्टिकल कैसे वाइब्रेशन करते हैं? बैक एंड फोर्थ। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? वो वेव्स जिसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं? परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम समझाते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से दिखाएंगे, ये पार्टिकल्स हैं। शायद बोर्ड पे ना दिखे अच्छे से, ऐसे पार्टिकल है। साउंड वेव प्रोपोगेट होती है तो क्या होता है? अरे इससे अच्छा तो आपको स्प्रिंग की याद दिलाऊं। स्प्रिंग जब होता है, वो खेलने वाला एक स्प्रिंग आता है लंबे वाला, उसमें आपने देखा होगा स्प्रिंग में क्या होता है, कहीं जगह रिंग्स पास पास बन जाते हैं, कहीं जगह दूर दूर, कहीं जगह पास पास, कहीं जगह दूर दूर। तो जहां पार्टिकल पास पास आ जाएंगे वो कंप्रेशन, जहां दूर दूर हो जाएंगे रेयर फ्रैक्शन। जब भी साउंड वेव प्रोपोगेट होती है, जब भी साउंड वेव प्रोपोगेट होती है, तो यहाँ जो बीच में मीडियम है
वो हवा के पार्टिकल क्यों ना हो, एयर पार्टिकल्स क्यों ना हो। तो ये जो मीडियम है इसके पार्टिकल कहीं पे पास पास, कहीं दूर दूर, कहीं पास पास, कहीं दूर दूर, कहीं पास पास, कहीं दूर दूर। तो जहां ये पास पास होते हैं उस हिस्से को बोलते हैं कंप्रेशन। फिर दूर दूर हुए तो रेयर फ्रैक्शन, फिर पास पास हुए तो कंप्रेशन, फिर दूर दूर हुए तो रेयर फ्रैक्शन। और हमारे उसमें वेव डायग्राम में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हुआ कंप्रेशन, ये हिस्सा कंप्रेशन बताएगा और ये हिस्सा क्या बताएगा, रेयर फ्रैक्शन। तो एक के बाद एक कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते जाता है। तो कोई पूछे कंप्रेशन क्या होता है, तो कंप्रेशन बोलना, कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई, वेयर द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी हाई। और डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा वहां पे, ज्यादा रहेगा। इज इट क्लियर। और रेयर फ्रैक्शन is also a part of longitudinal wave where the particles are far away from each other, दूसरे से एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, and the density is very less as well as pressure is less at the rare fraction। क्लियर हो गया। जब भी साउंड वेव प्रोपोगेट होगी तो रास्ते भर क्या बनेंगे, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनेंगे। कंप्रेशन वह हिस्सा होता है जहां पार्टिकल पास पास हो जाते हैं और रेयर फ्रैक्शन वह पोर्शन होता है जहां पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें बहुत अच्छा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का डायग्राम बनाया। उन्होंने कुछ ऐसी लाइंस दिखा दी, बोले पार्टिकल से पास पास है ये कंप्रेशन है, ओके, और फिर यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो ये रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन आ गया आपका, ओके, फिर उसके बाद वो बोलते फिर क्या आ गया, इसके बाद रेयर फ्रैक्शन आ गया, ओके, फिर क्या आ गया, कंप्रेशन आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, रेयर फ्रैक्शन, ओके, फिर क्या आया, कंप्रेशन आ गया, फिर क्या आया, इस प्रकार से। तो जहां पार्टिकल पास पास है वो कंप्रेशन, जहां पार्टिकल दूर दूर है जैसे ये वाला हिस्सा, तो ये क्या हो गया आपका, रेयर फ्रैक्शन, फिर क्या आ गया आपका, कंप्रेशन, तो ये अगला कंप्रेशन। तो ये इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन, कंप्रेशन के सेंटर पॉइंट से, फर्स्ट कंप्रेशन के सेंटर पॉइंट से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर पॉइंट को हम वेवलेंथ भी कहते हैं। वैसे तो आपको मैं वेवलेंथ दूसरी डेफिनेशन से याद करवाऊंगा। तो ये आपको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब जनरली वेव का जो नोटेशन है वो इस प्रकार से होता है। आप लोगों को डायग्राम में हमने वेव का नोटेशन करते हुए दिखाया होगा कई बार कि वेव इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती। चलिए हम वेव्स में क्या क्या हिस्सा होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वेव की, क्या क्या डेफिनेशन है हमको वेव्स में याद करना पड़ेगी, देख लेते हैं। वेव क्या होती है, wave is the disturbance produced in a medium through which energy is transferred from one place to another place। वेव कितने प्रकार की होती है, on the basis of requirement of medium waves are two types, those waves which needs material medium for their propagation are known as mechanical waves। Second, those waves which can be propagated in vacuum are known as electromagnetic waves। फिर हमारे पास है longitudinal waves, those waves in which the particles are vibrating back and forth are known as longitudinal waves। Transverse waves, those waves in which the particles are vibrating perpendicularly to the direction of propagation। अब आपको इसी के साथ तीन होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। ये क्वेश्चन 9th क्लास में आता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। दूसरा क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस लिखिए। फिर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो आपके तीन क्वेश्चन भी बन गए हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने। अब हम वेव्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दो टॉपिक सिखा चुका हूं आप लोगों को। जब भी वेव प्रोपोगेट होती तो हम इस प्रकार से दिखाते हैं। आपको ये चीज दिखाया जाए कि ये क्या है, आप पानी में बनती हुई वेव देखी होगी, ये क्या है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कोई पूछे व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। What is amplitude? Amplitude is the maximum displacement of the particle from its mean position। और एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये भी क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, ये भी क्या है एम्पलीट्यूड है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो टॉप वाले पॉइंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, क्रिस्ट। क्या कहते हैं, क्रिस्ट। और नीचे के इन पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रफ। क्या कहते हैं, ट्रफ।
तो दो नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच में CREAST क्रिस्ट, CREAST क्रिस्ट, तो ये जो दोनों क्रिस्ट हैं, इन दोनों क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो कोई पूछे व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, नियरेस्ट ऐसा नहीं है कि ये यहां से यहां तक की नापोगे, जो दो पड़ोस के क्रिस्ट हैं उनके बीच की दूरी। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ, वेवलेंथ is the distance between two nearest crest, between two nearest crest। इसको किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। कोई पूछे लैम्डा क्या है, तो आप बोलोगे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, तो आप बोलोगे दो पड़ोस के क्रिस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। कोई पूछे एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो आप बोलोगे एम्पलीट्यूड। क्या आपको समझाना है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब एक वर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी। क्या वर्ड आएगा? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? ये मैं आज थ्योरेटिकल टॉपिक लेके बैठा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, लॉकडाउन का हम फायदा उठाएं, कुछ तो पढ़ें। फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ से, या कुछ बुकों में न्यू से। ये भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाके घुमा दिया है, इसको न्यू पढ़ते हैं। न्यू, नया नया, न्यू है ना। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी न्यू, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसलिए इसकी यूनिट होनी चाहिए सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स, बट सेकंड इनवर्स का नया नाम है आपके पास हर्ट्ज। क्या नाम है? हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है? 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। अब पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? किसी वेव का टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लगा समय। जैसे पंखा एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, जैसे पेंडुलम है, ये गया और वापस आया, तो जहां से छूटा वहीं वापस आता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीलेशन। तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लगे हुए समय को, जितना भी समय लगता है, उस समय को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। यूनिट क्या होती है? सेकंड। और एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। समझ में आप लोगों का आ रहा है? बढ़िया है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। अब मैं आपको सिखाऊंगा वेव वेलोसिटी। क्या सिखाऊंगा? वेव वेलोसिटी। बहुत ही बढ़िया थ्योरेटिकल चैप्टर है, मजेदार है। वेव वेलोसिटी। व्हाट इज वेव वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय अ वेव। अरे मेरी वेलोसिटी बोलोगे तो मेरे बारे में, अब वेव की वेलोसिटी बता रहे हो, मतलब वेव द्वारा पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी। आप समझिए। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा था वेव वेलोसिटी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में लाइट चले गई थी। हाँ, तो वेव वेलोसिटी क्या है? वेव वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। मैं यहां समझाने आया था कि मान लीजिए पार्टिकल ए पर, यही पार्टिकल बी पर आ गया आपका, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की दूरी। और ये जो दूर, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, वेव यहां से स्टार्ट हुई और वापस उसी पॉइंट पर आ गई, मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ। और कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लगे समय को क्या कहते हैं? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो जब भी वेव वेलोसिटी निकालनी हो, वेव वेलोसिटी निकालनी हो, तो वेव वेलोसिटी बराबर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? लैम्डा।
वेव को टाइम कितना लगता है एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में, कैपिटल टी। मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा लेमडा। अगर कोई पूछे वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वेव का एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, that is known as wavelength. Okay, wavelength is denoted by lambda by t. अब 1/t को आपने फ्रीक्वेंसी सीखा है, 1/t को क्या सीखा, ऐसे लिख लीजिए 1/t इंटू लेमडा, और 1/t क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू लिखो इसको, न्यू लेमडा। तो वेव वेलोसिटी को v लिखते हैं, वैसे भी वेलोसिटी को v ही लिखते हैं, तो वेव वेलोसिटी v इक्वल टू कितना आ गया, न्यू लेमडा। कुछ भी को में लिखा होगा v इक्वल टू एफ लेमडा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करो या लेमडा से न्यू से रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखी मुझसे भी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कुछ वेव्स यूं बनती है तो यहाँ कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ वेव्स यूं यूं बनती है तो यहाँ पार्टिकल का मीन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसमें ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। फिर से एक बार, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये पानी ठहरा हुआ है, ये पानी ठहरा हुआ है, इसको मीन पोजीशन बोलेंगे। तो यहाँ का पार्टिकल ध्यान दे, यहाँ का पार्टिकल इतना ऊपर गया, यहाँ का इतना ऊपर गया, यहाँ का इतना ऊपर गया, यहाँ का इतना ऊपर गया, तो यहाँ पार्टिकलों का डिस्प्लेसमेंट बढ़ते गया और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इसके बाद वापस कम होना चालू हो गया। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, कुछ बुक में स्मॉल ए से, कुछ बुक में कैपिटल ए से। ओके, अब ये क्या है, इन पॉइंट को क्रिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्ट। और नीचे के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रफ। तो दो नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट इज नॉन एज वेवलेंथ, क्या कहलाती है, वेवलेंथ। And the time taken to complete the one oscillation, time taken by the wave to complete the one oscillation is known as time period. What is frequency, number of oscillations or vibrations per unit time is known as frequency. frequency कैसे लिखी जाती है, f equal to 1/t, कैपिटल t क्या है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट द वन ऑक्सीलेशन। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, उसी को क्या कहते हैं, हर्ज। वेव वेलोसिटी क्या है, displacement covered by wave per unit time. What is wave velocity, displacement covered per unit time by the wave is known as wave velocity. फॉर्मूला क्या आता है, v equal to न्यू लैम्डा, क्या आ जाता है, v equal to न्यू लैम्डा। चलिए बहुत कुछ सीखा, बड़ा अच्छा लगता है, थ्योरी थ्योरी चलती है। तो अभी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम नहीं करवा रहे हैं आपको, चलो थोड़ा सा और भी सुनते हैं। आपने सुना होगा ऑडिएबल रेंज, क्या होती है ऑडिएबल रेंज, अभी हमने फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना, साउंड हर फ्रीक्वेंसी का हमको सुनाई दे पॉसिबल नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें जिसको कानों में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक हेल्दी को 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज को ऑडिएबल रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, audible range. What is audible range? It is the frequency range of 20 hertz to 20 kilohertz. A healthy person can listen the sound of this frequency waves. Okay. अब वह साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम का होता है वो तो हमको सुनाई नहीं देता, तो उसको भी कुछ नाम दिया होगा साइंटिस्टों ने, उसको कहा गया इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहा गया, इंफ्रासोनिक साउंड। क्या होता है इंफ्रासोनिक साउंड, वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से कम है। क्या होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, अब नया नाम आ गया अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वह साउंड वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। वह साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। क्लियर हो गया आपको साउंड वेव, साउंड तो समझ में आ गया। साउंड वेव उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। साउंड वेव जब किसी सरफेस से टकराती है तो साउंड वेव मान लो ऐसी आ रही है, आपके उसमें प्रैक्टिकल करने को भी था पहले, तो जब साउंड वेव किसी सरफेस से टकराती है तो टकराकर
वापस भी जाती है, और साउंड वेव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूर्ण रूप से फॉलो करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है, साउंड वेव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। एक वर्ड और सुना था सोनिक, सोनिक से सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सुपरसोनिक, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड, जिनकी स्पीड साउंड वेव की स्पीड से ज्यादा हो जाए। जेट प्लेन्स हैं, कई मिसाइलें हैं, जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से क्या है, ज्यादा है, तो उनके उनको सुपरसोनिक कहा जाएगा। उनकी स्पीड को क्या कहा जाएगा, सुपरसोनिक। उन ऑब्जेक्ट को सुपरसोनिक कहा जा सकता है जिनकी स्पीड क्या होती है, जिनकी स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। आप बोलोगे सर साउंड की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड कितनी होती है, जनरली एयर में साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड, परंतु यह मीडियम के बदलने पे बदल जाती है। साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड। और सबसे पहले साउंड की स्पीड निकालने का काम किया था न्यूटन साहब ने, और न्यूटन साहब ने जो फॉर्मूला निकाला उसमें गलती हो गई थी उनसे, तो उस फॉर्मूले को सुधारा था, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे लाप्लास साहब, क्या नाम था, लाप्लास। लाप्लास ने करेक्शन किया और फिर साउंड की स्पीड उन्होंने ये निकाल के दी थी 332 340 मीटर पर सेकंड। अगर आप पानी में जाओगे तो यही साउंड वेव की स्पीड बढ़ जाएगी, और साउंड वेव की स्पीड इन वाटर लगभग लगभग 1500 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब कहा जाए तो मोर देन 4 टाइम्स, मतलब पानी में स्पीड और ज्यादा हो गई। अगर हम आयरन में देखें, मतलब कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है, सॉलिड स्पेशली आयरन और इनकी बात करें, तो इनमें मोर देन 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है। इससे ज्यादा हो जाती, 5000 से भी ज्यादा हो जाती कई बार। तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जाता है, जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जाता है, साउंड वेव की स्पीड बढ़ते जाती है, क्योंकि साउंड वेव को क्या चाहिए, पार्टिकल, और जितने ज्यादा पार्टिकल पास पास होंगे साउंड वेव की स्पीड उतनी ही बढ़ते जाती है। अब एक चीज और होती है, साउंड वेव का, साउंड वेव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमिडिटी का। अगर इस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ जाए या टेम्परेचर घट जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा स्टडी करें, व्हाट आर द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑफ ह्यूमिडिटी। समझ में आ रहा है, हिंदी में बोलते आर्द्रता, नमी। तो नमी का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर, साउंड वेव के ऊपर। तो कई बार सुबह सुबह एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है आपकी, तो उस वक्त क्या स्पीड हो जाएगी। तो ये चीजों को आपको स्टडी करना है, सर्च करिए थोड़ा बहुत। अब लॉकडाउन पीरियड में है तो खुद भी थोड़ा बहुत सर्च करेंगे। तो इस प्रकार से साउंड वेव के स्पीड के अंतर पड़े। अब जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। कोई सी भी वेव, साउंड वेव जितनी भी है वो सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अल्ट्रासोनिक वेव के हमको यूजेस पूछे गए हैं, पढ़ाए गए हैं, पूछे नहीं गए, पढ़ाए जाते हैं, और बाद में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसका सबसे ज्यादा उपयोग तो आप जो देखते हो वो होता है सोनोग्राफी की मशीन में। जो सोनोग्राफी की मशीन है उसमें आपकी बॉडी के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव ही छोड़ी जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टोमक के अंदर कभी स्टोन सर्च करना हो, ठीक है, और स्टोन की पोजीशन कहाँ है, जिसको हमारी भाषा में बोलते पथरी हो गई है, तो पथरी के लिए जब हम सोनोग्राफी करवाने जाते हैं, पथरी मतलब माइनर स्टोन्स होते हैं, एक एक 2-2 सेंटीमीटर के, ओके, तो बहुत बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा साइज हो गया 1-2 सेंटीमीटर पथरी हो जाना, ओके। तो उसका साइज पता करना, पोजीशन पता करना, उसके कारण पेट दर्द होता है, ठीक है ना। न्यूबॉर्न बेबी के होने से पहले भी कई बार क्या होती है, सोनोग्राफी होती है बच्चे की इनर पोजीशंस को चेक करने के लिए, उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए। तो ये सोनोग्राफी क्या होती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशंस से बता देती है। उसमें वेव कौन सी भेजी जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव, और अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर अंदर से आती है और वो पिक्चर क्रिएट करती है। वो सोनोग्राफी में हम कौन सी वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए एक यूज समझ में आ गया। दूसरा वेव होता है सोनार सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, सोनार सिस्टम में।
इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पूरा फॉर्म क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या है, समुद्र के अंदर जो सबमेरिन्स चलती है या बड़े बड़े जहाज चलते हैं, मैं तभी एक बड़ा जहाज ले लेता हूँ, कोई सा बहुत बड़ा टाइटेनिक ले लिया हमने। अब क्या होता है कि जब चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो इनको आने वाले, सामने से आने वाले हो या नीचे से आने वाले हो या इधर से आने वाले हो, कहीं से भी कोई भी पार्टिकल आ रहा है, वो कितनी दूर है, किस साइज का है, उसका नॉलेज होना जरूरी होता है। समुद्र की गहराई कितनी है, ये सब पता किया जा सकता है किससे, अल्ट्रासोनिक वेव से, सॉरी सोनार सिस्टम से। किससे किया जा सकता है, सोनार सिस्टम। और सोनार सिस्टम में हम कौन सी वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये जैसे यहाँ पर एक कोई चट्टान है, कोई आइसबर्ग है। आपको पता होगा टाइटेनिक क्यों डूबा था, एक बड़ा सा आइसबर्ग आ गया था और वो आइसबर्ग घुस गया था टाइटेनिक के अंदर। तो टाइटेनिक की उसने जो भी मेटेलिक शील्ड थी उसको तोड़ दिया था, पानी फिर उस समुद्र जहाज के अंदर भराने लग गया था और थोड़े समय बाद वो पानी इतना ज्यादा हो गया कि ओवरऑल वो डूब गया। तो क्या नॉलेज होना जरूरी है कि कितनी दूर आइसबर्ग है, कितनी दूर पे व्हेल मछली है, या कितनी दूरी पे कोई बड़ा ऑब्स्टिकल है, पता होना चाहिए। तो ये किस प्रकार से पता चलता, इससे जो सबमेरिन्स होती है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, इनसे निकलती रहती है अल्ट्रासोनिक वेव। क्या निकलती रहती है, अल्ट्रासोनिक वेव। और ये जब टकराकर वापस आती है, ठीक है, गई और आई, जाना और वापस आना, जाने और वापस आने में मान लो लगा समय टी। कितना समय लगा, टी। तो जाने में कितना समय लगा, T/2। कितना लगा, T/2। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी अपने पता है पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव की कितनी होती है, वो हमको पहले से पता होता है, वो कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर रहता है। इंटू टाइम, टाइम कितना लगा, T/2 जाने में, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको डिस्टेंस पता चल जाती। इज इट क्लियर। जैसे ये है गहराई पता करना, तो जो वेव जाती है वो वापस आती है, तो जाने और वापस आने में समय लगा टी। तो जाने में कितना समय लगा, हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच द बॉटम, कितना समय बॉटम में जाने में लगा, तो आप बोलोगे T/2। ठीक है, जितना समय जाने में लगता उतना आने में। तो गहराई कितनी होगी, हाउ मच डेप्थ विल बी देयर। तो डेप्थ निकालने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन बाय द वेव टू मूव अप टू द डेप्थ, तो कितना हो जाएगा T/2। इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं, सोनार। यही टेक्नोलॉजी रेडार में यूज की जाती है, परंतु रेडार में वेव माइक्रोवेव यूज करते हैं। कौन सी वेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं। ये वाली वेव्स यूज नहीं करते हैं, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगती है। कौन सी वेव लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडार, एरोप्लेन के सिग्नल्स रेडार टेक्नोलॉजी में चलते हैं। चलिए, हमारा वो टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक था सोनार। तो ये सोनार सिस्टम मैंने आपको सिखाया। आपको पता होना चाहिए अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना। कोरोना कहाँ से आया, चाइना से आया बोलते हैं। तो ये जो चाइना से कोरोना आया उसमें सबसे पहला एक कहा यह गया है कि वो चमगादड़ों के कारण फैला। चमगादड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेट। क्या कहते हैं, बेट। तो भगवान ने बेट को भी इंटरनली फिट सोनार सिस्टम दिया हुआ है, उनकी बॉडी में अंदर से फिट है सोनार सिस्टम। बेट का क्या रहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बेट है, नहीं बना सकता, डायग्राम नहीं आता मेरे को बेट का बनाते हुए। यहाँ कोई बेट है, तो बेट क्या करती है, अपने बॉडी से अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करती है। और अल्ट्रासोनिक वेव जब किसी भी इंसेक्ट की बॉडी से टकराती है, इंसेक्ट मतलब कोई वो छोटे मोटे खुद्दे खुद्दियां कुछ भी हो, तो जब किसी इंसेक्ट से टकराती है और टकराती है तो वापस आती है, तो जो टकरा के वापस आती है तो उनसे उनके माइंड में सिग्नल कैच हो जाता है कि कितनी दूर पर वो इंसेक्ट होगा। समझ में आ गया, मतलब उनका टारगेट, जिस पार्टिकल को उनको खाना है, जो टारगेट है वो कितनी दूर होगा और किस साइज का होगा, वो पूरे सिग्नल इनको मिल जाते हैं। मतलब जो सोनार सिस्टम क्या होता है, समुद्र के अंदर लगा हुआ, मतलब सबमेरीन में लगा रहता है, जहाजों में लगा रहता है कि यार सामने कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका साइज कितनी दूरी पे है, वो इन बिल्ड बेट में भगवान ने दिया हुआ है। बेट जो होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करती है और जाती है, टकरा कर वापस आती है और पता कर लेती है बेट्स कि आगे कितनी दूरी पर उनका टारगेट पार्टिकल है। चलिए, सो नाउ दिस इज अ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स चल रहा है आप लोगों का, आप इसको सुनते रहे, समझते रहे। सोनार सिस्टम समझ में आ गया आपको। रेडार के बारे में बता दिया, रेडार कहाँ पे यूज किया जाता है, एरोप्लेन में। रेडार में यही टेक्निक यूज की जाती है, परंतु वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव यूज करते हैं।
हाय, बहुत अच्छी बात है, समझ में आपको आ रहा है। अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके उसमें दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, कान का स्ट्रक्चर। मैं इसको बहुत हल्के में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में डायग्राम बना के नहीं समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप एनसीईआरटी से डायग्राम खूब सीख लें। ये जो कान का बाहर वाला हिस्सा होता है, ओके, इसको पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। ठीक है, इसका काम होता है साउंड वेव को कलेक्ट करना। जैसे फनल होती है, हिंदी में जिब्बी बोलते हैं, फनल होती है। फनल का काम क्या होता है? जो भी चीज डाली जाती है उसको कलेक्ट करके एक नली के थ्रू नीचे डाला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये पिन्ना का काम है साउंड वेव को कलेक्ट करना, और अंदर ऑडिटरी केनाल है। एक केनाल है, केनाल मतलब समझते हो यार, केनाल तो ऑडिटरी केनाल जो होती है, उस केनाल के थ्रू एक अंदर जाता है, और अंदर एक ड्रम होता है। तो बजाने वाला ड्रम नहीं भाई, एक पर्दा होता है, जिसको घर वाले कई बार कान साफ करते वक्त बोलते हैं बेटा ध्यान रखना कान का पर्दा ना फट जाए। इज इट क्लियर? तो एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, उसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। तो ये साउंड वेव जो कलेक्ट हुई, पिन्ना ने कलेक्ट करी, वो ऑडिटरी केनाल के थ्रू किस पर गिरती है? एक पर्दे पर, बेनर पर। समझ में आ रहा है? उसको ईयर ड्रम बोलते हैं। तो ईयर ड्रम में क्या होते हैं? वाइब्रेशंस। क्या होते हैं? वाइब्रेशन। वह वाइब्रेशन आगे लिक्विड के थ्रू मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में जाते हैं। लिक्विड के थ्रू, अंदर कान के अंदर एक लिक्विड फ्लो होता रहता है, वो लिक्विड के थ्रू कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। और मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में तीन बोन्स हैं, तीन प्रकार की हड्डियां होती, तीन बोन्स हैं। एक का नाम है एनविल, स्टीरअप और हैमर। एनविल, स्टीरअप और हैमर, ये तीनों बोन्स का काम है जो सिग्नल आए हैं उनको एम्पलीफाई कर देना। क्या कर देना? एम्पलीफाई कर देना, बहुत बढ़ा देते हैं। अब वो एम्पलीफाइड सिग्नल एंड ऑफ द ईयर वाले भाग में जाते हैं। वहां पे एक और पार्ट है आपके कान का, कोकिलिया करके। क्या है? कोकिलिया करके। तो वो कोकिलिया क्या करता है? उन सिग्नल को कलेक्ट करता है और उन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा, किसके द्वारा? ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा, उन नर्व्स के थ्रू ब्रेन पर पहुंच जाते हैं, और ब्रेन समझ जाता है कि क्या बोला गया है। फिर से ईयर ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो बाहर वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? पिन्ना। इसका काम क्या होता है? साउंड वेव को कलेक्ट करना। फिर आप क्या करते हो? एक यहाँ पे केनाल होती है जिससे साउंड वेव अंदर जाती है, उसको ऑडिटरी केनाल बोलते हैं। उस ऑडिटरी केनाल के थ्रू वो किस पर गिरती है? एक झिल्ली रुमा, पर्दे रुमा हिस्सा होता है, जिसको कई बार बोलते हैं कान का पर्दा होता है। घर वाले बोलते हैं कि कान साफ करते वक्त पर्दे का ध्यान रखना। तो उस ईयर ड्रम पे गिरती। ईयर ड्रम में क्या प्रोड्यूस होते हैं? वाइब्रेशंस। और वो वाइब्रेशंस कहाँ जाते हैं आपके? वो वाइब्रेशंस जाते हैं एक लिक्विड के थ्रू मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में। और मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में कितनी बोन्स है? तीन बोन्स है, एनविल, स्टीरअप, हेमर। ये तीनों बोन्स का काम क्या है? सिग्नल को कई गुना एम्पलीफाई कर देना। और ये एम्पलीफाइड सिग्नल कहाँ जाते हैं? इन द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर देयर इज अ कोकिलिया। कोकिलिया क्या करता है? इट कन्वर्ट द सिग्नल इनटू electrical form of signal, and this electrical form of signal further transmitted to the brain via auditory nerves. Is it clear to all of you? Last and final in English, this is outer part of the ear, it is known as pinna. It collect the sound wave, and this sound wave further transmitted to the eardrum through the auditory canal. In the eardrum there are vibration, and these vibrations are further transmitted to the middle part of the ear by the liquid. And this uh, in the middle part of the ear there is three bones, anvil, stirrup and hammer. These three bones amplified the signal several times, and these signals further transmitted to the end part of the ear, that is known as cochlea. Cochlea convert these signals into electrical form of signal, and electrical form of signal transmitted to the brain via auditory nerves. Thank you. आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनते रहें। दो दो तीन तीन बार सुनने पर ही समझ में आएंगे, क्योंकि एक बार में सब शब्द याद नहीं हो जाएंगे आपको। एक बार सुना, दूसरी बार सुनो, पूरे पूरे वीडियो देखो, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे से हटा दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे परमानेंट नहीं रहेंगे। आप सोचो कि हम 5 दिन बाद देख लेंगे, 6 दिन बाद देख लेंगे, जिस दिन डाल रहे हैं आप उसी दिन स्टडी करने की कोशिश करें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप लेजी बन जाए। है तो सही कभी भी देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ओके। तो जिस प्रकार कोचिंग का एक महत्व होता है कि नहीं यार आज जाएंगे तो कोचिंग का अपने को लेक्चर सुनाई देगा, नहीं जाएंगे तो लेक्चर छूट जाएगा, इसलिए आप कोचिंग कंटिन्यू टाइम पर आते हो। इसी प्रकार ये मेरे वीडियो लेक्चर भी मैं पर्टिकुलर 2-2 3-3 दिन तक ही रखूंगा, उसके बाद अपने आप वहां पे से हटा दूंगा। तो आप स्टडी साथ में करते चले, नोट साथ में बनाते चले। थैंक यू।